गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान के क्विक रिवीजन में संविधान के प्रमुख भाग के बारे में देखे थे। वहां से जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बनने वाले थे सारे का डिस्कस किए थे। और आज हम लोग संविधान के प्रमुख अनुसूचियों के बारे में देखने वाले हैं कि वहां से क्या क्या क्वेश्चन बनाए जाते हैं। याद रखेंगे कि ये सारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। बिहार पुलिस, रेलवे, दरोगा, एसएससी सब में जहां से संविधान की अनुसूचियों को लेकर के क्वेश्चन बनाए जाते हैं, सब में इसमें क्वेश्चन मिलेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। भारत के मूल संविधान में अनुसूचियों की जो संख्या थी अनुसूचियों की संख्या प्रारंभ में 8 थी। जब भारत का संविधान 24 जनवरी 1950 को लागू हुआ तब अनुसूचियों की संख्या 8 है, लेकिन वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। इसका मतलब ये हुआ कि 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई है। फिर से एक बार देख लिया जाए। संविधान में मूल रूप से अनुसूचियों की संख्या प्रारंभ में 8 थी, वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है, यानी 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई है। हम लोग अब एक एक अनुसूचियों को देखने का प्रयास करेंगे कि किसमें किस चीज का उल्लेख है और वह सब क्वेश्चन बनाए जाते हैं। जैसे पहली अनुसूची में पूछा जाता है कि किसका उल्लेख है, तो पहली अनुसूची में भारतीय राज्य एवं संघ का उल्लेख है। पहली अनुसूची में भारतीय राज्य एवं संघ का उल्लेख है। इसमें भारत के 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश यानी केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है। दूसरी अनुसूची में अगर बात करते हैं हम लोग कि दूसरी अनुसूची में किसका उल्लेख है, तो दूसरी अनुसूची में भारतीय राज्य व्यवस्था के प्रमुख पदाधिकारी, भारतीय राज्य व्यवस्था के प्रमुख पदाधिकारी जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, इस तरह के बड़े पदाधिकारी जो है ना, उनके वेतन, पेंशन तथा भत्ते का उल्लेख है। हम लोग याद रखना है कि दूसरी अनुसूची में भारतीय राज्य व्यवस्था के प्रमुख पदाधिकारी के वेतन, पेंशन और भत्ते का उल्लेख है। अब बात करते हैं हम लोग कि तीसरी अनुसूची में किसका उल्लेख है। तो तीसरी अनुसूची में भारतीय राज्य व्यवस्था के जो सर्वोच्च पदाधिकारी हैं जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उन सबों के पद ग्रहण करने से पहले शपथ का उल्लेख है। तीसरी अनुसूची में भारतीय राज्य व्यवस्था के सर्वोच्च पदाधिकारियों के शपथ का उल्लेख है। और चौथी अनुसूची में बात करेंगे तो इसमें राज्यसभा के सदस्यों, राज्यसभा के सदस्यों की सदस्य संख्या जो है ना, कितने राज्यों से कितना तथा संघ शासित प्रदेश यानी संघ से कितना होगा, इसका निर्धारण किया गया है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सदस्यों के बारे में उल्लेख है कि किस राज्य से कितना और किस संघ शासित प्रदेश से कितना सदस्य होंगे। फिर जो पांचवी अनुसूची है, तो पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति, अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख है। फिर छठी अगर अनुसूची की बात करेंगे तो छठी अनुसूची में यहाँ पर पूर्वोत्तर के 4 राज्य असम, मेघालय, मणिपुर एवं त्रिपुरा, याद रखना होगा हम लोग को। असम, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, इन 4 राज्यों के प्रशासन और नियंत्रण का विशेष रूप से उल्लेख है। अभी तक हम लोग 6 अनुसूचियों के बारे में देखें कि किसमें किसमें किसका उल्लेख है। याद रखना है कि इसमें पहली अनुसूची के बारे में ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है
उसके बाद में 6 तक यानी छठी अनुसूची तक दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा पहली अनुसूची को लेकर के पूछा जाता है किसमें किसका उल्लेख है, और पहली अनुसूची के बाद में सबसे ज्यादा बार जो पूछा जाता है वह 7वीं अनुसूची की 7वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है। तो 7वीं अनुसूची में केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है। राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है, शक्तियों का विभाजन है। और शक्तियों के विभाजन के लेकर के यहाँ पर 3 प्रकार की सूचियां निर्धारित की गई है, यानी 3 प्रकार के सूचियां हैं, लिस्ट है कि किस विषय वस्तु पर कौन सी सरकार नियम कानून बना सकती है, उसका विकास कर सकती है। और 3 सूचियों में पहला जो है संघ सूची, संघ सूची, उसके बाद में दूसरा जो है वह राज्य सूची, और तीसरा जो है वह समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची। इसमें और एक चीज याद रखना है हम लोग को कि पूछा जाता है कि संघ सूची में पहले कितना विषय थे और अब कितना विषय है। तो पहले संघ सूची में 97 विषय थे और अभी वर्तमान में 100 है। राज्य सूची में पहले 66 विषय थे और अब 61 हो गए हैं, यानी 66 से 61 विषय हो गया है। समवर्ती सूची में पहले 47 विषय था, अब 47 से यह 52 हो गया है। ये नंबर भी हम लोग को याद रखना होगा, 3 प्रकार के सूचियों को भी याद रखना होगा, और इसका उल्लेख संविधान के 7वीं अनुसूची में किया गया है। अब 7वीं अनुसूची के बाद हम लोग देखते हैं तो 8वीं अनुसूची भी काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। हम लोग याद रखेंगे कि प्रारंभ में 8वीं अनुसूची में केवल 14 भाषाएं शामिल थी। 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में 14 भाषाएं शामिल थी, और इसमें बाद में 8 भाषाएं जोड़ी गई हैं। बाद में कितनी भाषाएं जोड़ी गई है? 8 भाषाएं जोड़ी गई है। एक बार इसे भी देख लेते हैं हम लोग कि पहली बार इसमें सिंधी भाषा को 21वां संविधान संशोधन 21वां संशोधन में 1967 में शामिल किया गया था। सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया था? तो सिंधी भाषा को 21वां संविधान संशोधन के दौरान 1967 में जोड़ा गया था। 21वां संविधान संशोधन के बाद 71वां संविधान संशोधन में 1992 में यहाँ पर 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। 71वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया, तब यहाँ पर 3 भाषा जोड़ा गया था, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। इसके बाद में 92वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया, और यहाँ पर 4 भाषाएं जोड़ी गई, मैथिली, डोगरी, इसके बाद संथाली और एक चौथा भाषा बोडो। 92वां संविधान संशोधन में 4 भाषाएं जोड़ी गई, 71वां संविधान संशोधन में 3 भाषाएं जोड़ी गई, और 21वां संविधान संशोधन में 1 भाषाएं जोड़ी गई। 1 और 3, 4 और ये 4, 8 भाषाएं बाद में जोड़ी गई थी। इस प्रकार अभी वर्तमान में 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाएं हैं। प्रारंभ में शुरू में 14 भाषाएं थी और बाद में 8 भाषाएं जोड़ी गई हैं। ये सबको हम लोग को याद रखना होता है, क्योंकि हर एक संशोधन और सब भाषा के बारे में पूछा जाता है,
कि कौन भाषा कब जोड़ी गई थी और 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। कई बार ये क्वेश्चन में आया। 8वीं अनुसूची के बाद 9वीं अनुसूची को देखते हैं हम लोग। तो 9वीं अनुसूची में, इससे पहले जान लेते हैं, एक लाइन रिपीट कर देते हैं कि प्रारंभ में संविधान में केवल 8 ही अनुसूचियां थी और बाद में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं 4 अनुसूचियां जोड़ी गई हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था। तो 9वीं अनुसूची को पहला संविधान संशोधन जब किया गया, पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया, तब इसको जोड़ा गया। और इसमें सरकार के द्वारा, मतलब कि राज्य द्वारा संपत्ति अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। मतलब इसमें है कि अगर राज्य सरकार अगर चाहती है कि जन कल्याण के उद्देश्य से अगर किसी व्यक्तिगत संपत्ति को अपने कब्जे में लेना चाहती है तो ले सकती है। और इसका उल्लेख जो है ना, पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया और इसको संविधान के 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची की बात करेंगे हम लोग। तो 10वीं अनुसूची को 85वां संविधान संशोधन में, 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन में 1985 में जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन में 1985 में जोड़ा गया। और इसमें दल बदल विरोधी अधिनियम यानी कानून को शामिल किया गया है। वहीं 11वीं अनुसूची की अगर बात करते हैं हम लोग, तो 11वीं अनुसूची को 73वां संविधान संशोधन, 11वीं अनुसूची को 73वां संविधान संशोधन के तहत 1993 में जोड़ा गया था। 1993 में जोड़ा गया था 11वीं अनुसूची को। और इसी में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। संवैधानिक दर्जा दिया गया 73वां संविधान संशोधन 1993 में। इसके बाद अगर 12वीं और लास्ट अनुसूची की बात करेंगे हम लोग, तो इसको 74वां संविधान संशोधन में 1993 में ही इसको भी जोड़ा गया था। और इसमें नगरपालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 73वां संविधान संशोधन में 11वीं अनुसूची में पंचायत के लिए 29 विषय निर्धारित किए गए हैं और नगरपालिका के लिए 18 विषय निर्धारित किए गए हैं। जब पंचायती राज व्यवस्था को लेकर के अलग से वीडियो लाएंगे तो उसमें एक बार फिर से इसका विस्तार से चर्चा करेंगे। और इस तरह से आज हम लोग देख पाए कि भारतीय संविधान के प्रमुख अनुसूचियां कौन कौन सी है और 12 के बारे में लगातार जिक्र कर दिए हैं। आप लोग इसको देख करके खूब अच्छा नोट्स बना लीजिए और यही सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर हम लोग नए वीडियो में एक अगला टॉपिक लेकर के आएंगे। तब तक इसको देखिए और नोट्स बनाइए।